बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोहर्स एटॉमिक मॉडल एग्जिस्टेंस में क्यों आया? दैट वाज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के फेलियर्स क्या थे? अब सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पहला, वो है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला जो इसका ड्रॉबैक था, दैट वाज इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे? रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंगली एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक न्यूक्लियर और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या? जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस as planets revolves around the sun. बट दोनों में डिफरेंस है। जब प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एक तो ये मैसिव पार्टिकल है और ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं। तो इसलिए जो न्यूटोनियन लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटोनियन लॉज ऑफ मोशन डू नॉट अप्लाई ऑन दीज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये जो न्यूटोनियन लॉज ऑफ मोशन है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करती है ऑन द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज द क्लासिकल मैकेनिक्स। और जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर स्टडी करती है, उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। यानी इसके लिए जो भी हम स्टडी करेंगे वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली स्टडी होगा, और इसके लिए जो स्टडी होगा वो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली स्टडी होगा। तो इसलिए जो न्यूटन्स के लॉज यहां पर एप्लीकेबल हैं, वही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर एप्लीकेबल नहीं हो सकते। दूसरी बात कि ये जो प्लैनेट्स और सन है, दे डिड नॉट कैरी एनी चार्ज, बट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ये तो चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसलिए भी एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू electromagnetic theory, whenever a charged body like electron revolves around the nucleus under the influence of attractive force, then it loses energy continuously in the form of radiation. तब ये जो चार्ज बॉडी है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, जब ये अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर रिवॉल्व करती है न्यूक्लियस के चारों ओर, तब ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को इमिट करेगी, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट करेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये क्यों इमिट करेगी रेडिएशंस को? क्योंकि इट अंडरगो एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है,
इसलिए डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इट अंडरगो एन एक्सेलरेशन, और उसी की वजह से ये हर टर्न पर अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी रेडिएशंस को इमिट करेगा, एनर्जी कम होती चली जाएगी, एंड अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन में फॉल इन द न्यूक्लियस। यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर जाता है तो एटम कोलैप्स हो जाता है, और यदि एटम कोलैप्स हो जाएगा तो इसका मतलब कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी एटम स्टेबल नहीं होगा। बट एटम तो स्टेबल है, दैट इज व्हाई ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड पॉइंट, it do not explain the line spectra of element, कि एलिमेंट जो है वो अपना लाइन स्पेक्ट्रा क्यों देते हैं। तो ये दो बड़े रीजन थे जिनकी वजह से जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था वो डिस्कार्ड कर दिया गया। अब उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की हमने स्टडी की, फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को स्टडी किया गया, उसके बाद फिर बोहर ने एक नया मॉडल प्रपोज किया, दैट वाज कॉल्ड एज द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब हम देखेंगे कि ये बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है, इसके मेन पॉइंट्स क्या है। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस को दूर करने के लिए बोहर ने जो मॉडल दिया उसको नाम दिया गया बोहर्स एटॉमिक मॉडल का। और ये जो मॉडल है कुछ मेन पोस्टुलेट्स, मेन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। वो पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला जो पॉइंट है कि देयर इज ए हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इन सेलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट्स। उन सर्कुलर ऑर्बिट्स को उसने ऑर्बिट्स कहा, उन सर्कुलर जो पाथ था उसको क्या कहा गया? ऑर्बिट कहा गया। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के चारों ओर वो सर्टन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स में घूमते हैं और उन सर्कुलर पाथ्स को क्या कहा गया? ऑर्बिट्स कहा गया। देन ये जो ऑर्बिट्स हैं बहुत सारे हैं। Out of the large number of the orbits, there are only certain selected orbits in which electron can revolve. बहुत सारे सर्कुलर पाथ्स हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर बहुत सारे सर्कुलर पाथ्स हो सकते हैं। उन सभी सर्कुलर पाथ्स में से केवल कुछ एक ही ऐसे सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, और उन सर्कुलर पाथ्स को एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट कहा गया। उनको एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट कहा गया। स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी, बट स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी स्टेशनरी है, वो फिक्स है। सो जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ दीज डिफरेंट लेवल्स, हाँ, इन एनर्जी लेवल्स को नंबर दिया गया 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जिसको डेजिग्नेट किया गया बाय द के शेल, L, M, N एंड सो ऑन। इस टाइप से इनको डेजिग्नेट किया गया। अब इनकी जो एनर्जी थी, इन जो डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिट्स थी हाइड्रोजन एटम के केस में, दैट वाज गिवन बाय -2 पाई स्क्वायर me4 upon n square h square, where n is the mass of electron, E is the charge on electron, आपको पता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है। H is the Planck's constant, जिसकी वैल्यू 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड होती है। जब इन सभी वैल्यूज को पुट किया गया तो ये वैल्यू हमें मिली
-21.8 into 10⁻⁻19 अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम, ये वैल्यू मिली। अब इस जूल पर एटम को यदि हमें जूल पर मोल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। यदि इसको मुझे किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तब 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे। तो इतना करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है दैट इज -1312/n² किलो जूल पर मोल, ये हमें वैल्यू मिलेगी। अब इसी वैल्यू को जूल को यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करें, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट होता है जूल। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल आ जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू है इसको यदि मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, इतने जूल इक्वल टू इतने जूल जो होता है इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अब इतने जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं, जनरली ये दो वैल्यू हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, तो इसलिए दोनों को ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था इसका, जो इन स्टेशनरी स्टेट्स का, इन एनर्जी लेवल का जो रेडियस होगा हाइड्रोजन एटम के केस में, दैट इज गिवन बाय Rn इक्वल टू A0n², where A0 is a constant that is 52.9 picometer, where n is the number of shell। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हाइड्रोजन अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पहले ही शेल में है, तो उस समय जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 52.9 पिकोमीटर के इक्वल हो जाएगा। इसको हम बोहर्स रेडियस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ बोहर्स रेडियस। हमने अभी बात की थी एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट की, एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट की हाइड्रोजन एटम के केस में। बट जो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स कौन से, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स कौन से, जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जैसे हीलियम आयन, जैसे लिथियम आयन, उनके लिए ये जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, दैट इज चेंजेस ए लिटिल बिट बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द Z², वेयर Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, बट उसका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको Z² से मल्टीप्लाई करेंगे, और बोहर जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट और रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके लिए जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी A0n²/Z, where Z is the atomic number of the element, जो हम हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट था वो है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। मींस जब इलेक्ट्रॉन जिस एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी, उसकी एनर्जी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, एंड दैट इज डेजिग्नेटेड बाय द टर्म क्वांटाइज्ड। हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज आल्सो क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम क्या, mvr, that is integral multiple of h/2 pi
वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन रिवॉल्विंग इन देयर लोवेस्ट एनर्जी स्टेट विदाउट लूजिंग एनर्जी। अपने जो लोवेस्ट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो लोवेस्ट स्टेट कौन सी होती है? दैट इज कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट। उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो ये बिना एनर्जी लूज किए अपने उसी स्टेट में रिवॉल्व करता रहता है। इसी पॉइंट को थोड़ा और एक्सटेंड किया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में एनर्जी को, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है, देन इट गेट एक्साइटेड या इट कैन जंप टू द हायर लेवल। और वो जो हायर लेवल होता है दैट इज कॉल्ड एज द एक्साइटेड स्टेट। सपोज यहां पर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट लेवल है, ये कोई नेक्स्ट लेवल है, ये और नेक्स्ट लेवल है। यहां पर इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है तो ये किसी भी हायर शेल में जंप कर जाता है और वो जो हायर स्टेट होती है दैट इज कॉल्ड एज अ एक्साइटेड स्टेट। ये एनर्जी कितनी एब्सॉर्ब करेगा? सपोज वो इस स्टेट से इस स्टेट में जा रहा है, लेट दिस इज एनर्जी E1 और इस स्टेट की एनर्जी है E3। तो जब वो E3 माइनस E1 जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, देन इट गेट एक्साइटेड फ्रॉम दिस लोअर स्टेट टू द हायर स्टेट। इस हायर स्टेट को हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। बट जो लाइफ होती है इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट में वो बहुत कम होती है। देन इट रिटर्न्स टू द लोअर स्टेट। तब ये क्या करेगा? फिर अपनी लोअर स्टेट में आएगा बाय लूजिंग एनर्जी। कितनी एनर्जी लूज करेगा? कितनी एनर्जी लूज करेगा? इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द टू लेवल्स। इन दो लेवल्स के एनर्जी में जितना डिफरेंस है उतनी एनर्जी को इसने लूज करना है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब यहां पर सपोज ये यहां इसकी एनर्जी E1 है, इसकी E2 है, इस लेवल की E3 है। यदि ये थर्ड से सेकंड लेवल पर आता है तो जो एनर्जी होगी वो कितनी लूज करेगा? E3 माइनस E2 एनर्जी की रेडिएशन को लूज करेगा। यदि E3 से E1 में आ रहा है तो ये E3 माइनस E1 जितनी एनर्जी की रेडिएशन को लूज करेगा। तो ये थे मेन पॉइंट्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल के। अब यही बोहर एटॉमिक मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है किसके ड्रॉबैक्स को? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स को। जो दो मेजर ड्रॉबैक थे, एक ड्रॉबैक था कि इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो अब वही देखेंगे हम कि ये कैसे सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। लेकिन इससे पहले हम एक पॉइंट पर और डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव। ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ये नेगेटिव कैसे है? जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फार अवे होता है, दूर होता है, उस समय देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, मींस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। एंड व्हेन इट अप्रोचेस टू द न्यूक्लियस, सो अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है न्यूक्लियस के साथ। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एनर्जी लूज करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, एनर्जी लूज होती जा रही है। यही कारण है कि जब वो फर्स्ट शेल में होता है, फर्स्ट शेल में तो एनर्जी कितनी होती है? -1312/n² किलो जूल पर मोल। तो फर्स्ट स्टेट की एनर्जी कितनी हो जाएगी? -n=1 कितनी हो जाएगी? -1312 किलो जूल पर मोल, यानी एनर्जी सबसे कम होगी। दैट इज वाई जो के शेल होता है
K शेल कौन सा, n इज इक्वल टू 1 से जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है और जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। देन जब हम 2 रखेंगे वैल्यू यहां पर 4, तो ये वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, तो ये उसके बाद L शेल आ जाएगा, उससे ज्यादा एनर्जी M की होगी और उससे ज्यादा N की होगी। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है उसको नेगेटिव लेने का मतलब क्या है, द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस बोहर मॉडल ने कैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे उनको कैसे दूर किया वो देखते हैं। सबसे पहले जो इसका सक्सेसेस था, जो इसका यूजफुलनेस थी बोहर एटॉमिक मॉडल की, वो ये थी कि इट इजीली एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये आराम से एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाया। कैसे एक्सप्लेन किया इसने, देखिए बोहर मॉडल के अकॉर्डिंगली कि एन इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट until and unless it loses or gains energy। यानी एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा जब तक कि वो एनर्जी को एब्सॉर्ब ना कर ले या एनर्जी को लूज ना कर दे। यदि वो एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, तब क्वेश्चन ऑफ रिलीजिंग एनर्जी और फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द न्यूक्लियस अराइज ही नहीं होता। यदि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में फॉल करना यही अराइज नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या है, एटम इज स्टेबल। तो इस तरीके से ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाया। सेकंड जो पॉइंट था, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इट इजीली एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। जो अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ था कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है वो कैसे है, फिर हाइड्रोजन अपना लाइन स्पेक्ट्रा कैसे दे रहा है, इसको एक्सप्लेन किया बोहर्स ने। बोहर के मॉडल के एक पॉइंट के अकॉर्डिंगली जब एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है तो वो हायर स्टेट में जंप कर जाता है। लेकिन हमने कहा कि हायर स्टेट की जो लाइफ है वो बहुत कम होती है, एक्साइटेड स्टेट की लाइफ, वो अपने लोअर लेवल्स पर इलेक्ट्रॉन फिर वापस आता है बड़ी जल्दी। वो चाहे एक फेज में आए, चाहे एक स्टेप में वापस आए या नंबर ऑफ स्टेप्स में वापस आए। और जब वो नंबर ऑफ स्टेप्स में वापस आता है, यदि हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो यहां पर ये एक लेवल है, यहां पर ये दूसरा लेवल है, ये सपोज थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्सॉर्ब की और वो सपोज इस एक्साइटेड लेवल पर चला गया। इसकी जो एनर्जी है वो फोर्थ है, इसकी एनर्जी थर्ड है, थर्ड लेवल की एनर्जी है, इसकी सेकंड लेवल की है, इसकी फर्स्ट लेवल की है। सपोज वो फोर्थ लेवल से सेकंड लेवल पर आता है, ये लोअर लेवल पर आ रहा है एक्साइटेड लेवल से, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, रेडिएशन रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी की, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू लेवल्स। इन दो के एनर्जी लेवल की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसके इक्वल। लेकिन आपको पता है E इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, h न्यू के इक्वल होती है। तो यहां से न्यू यानी E4 माइनस E2 अपॉन h, इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हमें मिलेगी। अब आपको पता है न्यू किसके इक्वल होता है, C अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है, बिकॉज C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो यहां पर C अपॉन लैम्डा रखते हैं तो E4 माइनस E2 अपॉन h, और लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इधर चला जाएगा यानी HC अपॉन E4 माइनस E2। यानी जब इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इस लेवल पर जाएगा तो वो लैम्डा इस वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करेगा। यानी इस वेवलेंथ की लाइन आपको लाइन स्पेक्ट्रा में नजर आएगी। और अब ये जरूरी नहीं है कि वो इससे यहीं पर आए,
हो सकता है वो फोर्थ से फर्स्ट लेवल पर आ सकता है। यदि फोर्थ से सीधा फर्स्ट पर आ रहा है तो अनदर वेवलेंथ की रेडिएशन को देगा, यानी E4 माइनस E1। हो सकता है वो फोर्थ से थर्ड पे आ रहा हो। यदि फोर्थ से थर्ड पर आ रहा है तो फिर वो किसी और वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करेगा, यानी किसी और वेवलेंथ की लाइन को लाइन स्पेक्ट्रा में हमें देगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा में हमें अलग अलग वेवलेंथ की लाइंस मिलती हैं। तो इस तरीके से ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल था ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को इजीली एक्सप्लेन कर पाया। बोहर ने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है वो क्यों होता है, क्या कारण है उसका। लेकिन फिर क्वेश्चन ये उठता है कि हाइड्रोजन के एटम में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, फिर ये इतनी बहुत सारी डिफरेंट लाइंस कैसे देता है, और उन लाइंस को ग्रुपों में हमें स्टडी करना पड़ा, जिसको लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट या फन सीरीज का हमने नाम दिया। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रा एनालाइज करते हैं तो वो करते हैं बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस के सैंपल में बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। जब इलेक्ट्रिक स्पार्क उसको देंगे तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं हाइड्रोजन एटम में, और हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके डिफरेंट हायर लेवल पर एक्साइट कर जाते हैं। अब हमें पता है कि एक्साइटेड लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी लाइफ बहुत कम होती है, वो वापस अपने लोअर लेवल पर आता है, और जब वो लोअर लेवल पर आता है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करता है, और वही उसी वेवलेंथ की लाइन आपको लाइन स्पेक्ट्रा में मिलती है। अब यदि किसी इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के, यहां पर मैंने इनको एनर्जी लेवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, यहां पर ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ एनर्जी लेवल है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को एब्सॉर्ब करके सपोज सेवंथ लेवल पे चला जाता है, और वो सेवंथ से सीधा यदि वो फर्स्ट स्टेट में आ रहा है, यानी N1 इज इक्वल टू 1, तो जो आपको रेडिएशन मिलेगी, यानी जो आपको लाइन मिलेगी, वो आपको मिलेगी लेमन सीरीज की। लेमन सीरीज, यदि कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, किसी भी स्टेट का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सपोज 6 लेवल का यदि सेकंड लेवल पर रिटर्न करता है, सेकंड लेवल पर, तो हमें जो लाइन मिलेगी वो बाल्मर सीरीज की मिलेगी। इसी तरीके से यदि कोई थर्ड लेवल पर आ रहा है, किसी भी लेवल से थर्ड लेवल पर आ रहा है, तो वो हमें पाश्चन सीरीज देगा। जो हमें लाइन मिलेगी वो पाश्चन सीरीज में आएगी। इसका मतलब ये हुआ, यदि किसी भी लेवल पे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट लेवल पर आएंगे तो जो हमें लाइन मिलेगी स्पेक्ट्रम में वो लेमन सीरीज की होगी। और यदि किसी भी हायर लेवल से यदि वो सेकंड लेवल पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हमें जो लाइन मिलेगी वो बाल्मर सीरीज की मिलेगी। यदि इसी तरीके से यदि थर्ड लेवल पर आ रहा है तो हमें पाश्चन सीरीज की लाइन मिलेगी, और यदि वो फोर्थ लेवल पर आता है हायर लेवल से तो ब्रैकेट सीरीज की लाइन मिलेगी, और यदि वो फिफ्थ सीरीज पर, फिफ्थ लाइन पर, फिफ्थ ग्राउंड लेवल पर आ रहा है किसी भी हायर लेवल से, तो जो हमें लाइन मिलेगी वो फन सीरीज की लाइन मिलेगी। इस तरीके से हाइड्रोजन इतनी सारी एक साथ इतनी सारी लाइंस डिफरेंट वेवलेंथ्स की कैसे देता है, वो इस तरीके से हायर लेवल से जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल पर
आता है।